नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम एंथनी के साथ उनकी बातचीत हुई है। द्विपक्षीय बैठक हुई और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुए हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठा दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने उन्हें भारतीय समुदाय और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 महीनों के दौरान 4 बार हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसी महीने की शुरुआत में भी ब्रिस्बेन में खालिस्तानी समर्थकों ने प्रमुख हिंदू मंदिर में निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की। इसके पहले 23 जनवरी को मेलबोर्न के एल्बर्ट पार्क में स्थित प्रतिष्ठित इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए और वहां पर बनी आकृतियों को तोड़ दिया गया। तो वहीं 16 जनवरी को कैरम डाउन्स के विक्टोरिया में ऐतिहासिक श्री शिव विष्णु मंदिर में भी इसी तरह की तोड़फोड़ की गई। इसी तरह की एक घटना 12 जनवरी को मेलबर्न में भी हुई और इन तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री अल्बनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। और दिल्ली में शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अब ईडी ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया की 10 दिनों की हिरासत मांगते हुए कहा था कि घोटाला आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने के साथ शुरू हुआ, जिसे सिसोदिया और बाकी अन्य ने बनाया था। इस दौरान सिसोदिया ने वकील ने मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उन्होंने ईडी का कड़ा विरोध किया। सीबीआई ने भी सिसोदिया को आबकारी नीति में गिरफ्तार किया। दरअसल इसी को लेकर अगली सुनवाई अब 21 मार्च को होनी है। बताया जा रहा है कि सिसोदिया को पहले सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में 26 जनवरी को गिरफ्तार किया था और इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की। यहां आपको बता दें, गुरुवार यानी 9 मार्च को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और ईडी ने यह कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाह और अन्य सबूत हैं। सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संबंध गठजोड़ का हिस्सा थे और ईडी ने आगे ये दावा कर दिया है कि सिसोदिया ने फोन से दूसरे सबूत नष्ट किए हैं और फिर उन्होंने दूसरे के खरीदे गए फोन का इस्तेमाल किया और बार बार गलत बयान दिया गया। ऐसे में पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिसोदिया का अन्य लोगों से आमना सामना करना होगा। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का काम है, जिसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। और विपक्ष के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। दरअसल लगातार हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं इस बीच रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती है केंद्र सरकार। परिवार पर कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है और उनके सहयोगियों के ऊपर भी रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण यह सब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था? जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार
पूर्वाग्रह से काम करती है। के परिवार पर कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है और उनके सहयोगियों के ऊपर भी रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण यह सब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ रिकॉर्ड और अब रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां नवजात बच्चे को टीका लगाते ही उसकी मौत हो गई। इंजेक्शन लगते ही उसका शरीर नीला पड़ गया और जब तक परिवार के लोग कुछ समझ पाते, इस मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। घटना शहर के करीमनगर चरगावा के ग्रीनलैंड हॉस्पिटल की है, जहां पर ग्रीनलैंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 5 मार्च की घटना बताई जा रही है। मासूम की मौत से परिवार के लोगों में सदमा है और आपको ये बता दें कि पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा दिया है। इस बीच परिवार ने इसके लेकर शिकायत पुलिस से लेकर डीएम, सीएमओ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उनसे मिलकर की, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार का केस दर्ज नहीं किया गया है। कि हमारी बहन का 5 तारीख को डिलीवरी हुआ था ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में। 25 तारीख को डॉक्टर साहब बहुत नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, बच्चा स्वस्थ था 3.5 किलो। हमारा बच्चा 1.5 किलो का पैदा हुआ, स्वस्थ है, मगर उसका 3.5 किलो का बच्चा था। बहुत खुश थे हम थे, हमारा परिवार गुस्सा। 30 संडे को, पिछले रविवार को, दिमाग 5 तारीख को हम गए हॉस्पिटल में कि वो टीका लगवा ले बच्चे का। टीका लगाते ही बच्चा तुरंत ऐसा टीका लगाए कि तुरंत वह बच्चा नीला पड़ गया। डॉक्टर साहब के पास भागे जा रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी जल्दी एनआईसीयू में भर्ती करो। तब तक 2 बच्चों को और लगाए थे, दोनों बच्चे वो भी नीला पड़ गए। तुरंत जबरदस्ती मेडिकल कॉलेज लेके गए। हमारा बच्चा रास्ते में एक्सपायर हो गया था क्योंकि हमारे गोद में ही था। वो स्थिति है थी कि एनआईसीयू में 9 बजे रात तक ये रखे रहे। बहुत जबरदस्ती किया गया, बच्चे दिखाए कहीं अभी जस्ट मरा है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर लगातार चल रहा है, तो वहीं कहीं पर अवैध अतिक्रमण ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ उन्हें निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारी भी अपने स्तर पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन बात लोगों की जाए तो जो लोग अवैध अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही एक मामला कान्हा की नगरी मथुरा कृष्णा नगर से सामने आया है। यहाँ पर कुछ लोगों का नाम सामने आया है जिन्होंने राधेपुरम चौराहे से लेकर भूतेश्वर तक सिंचाई विभाग की एक नहर जो जा रही है, यहाँ इस वक्त नाले में नहर तब्दील हो चुकी है और इसी बात का फायदा उठाते हुए हजारों लोगों ने मकान और दुकानों का निर्माण वहां करवा लिया है। और वहीं आज सिंचाई विभाग के अधिकारी महाबली को लेकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के सामने उस वक्त मुश्किलें खड़ी हो गई जब अवैध अतिक्रमणकारी अधिकारियों से भिड़ गए। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारी अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर अपनी टीम को वापस लेकर लौट गए। अब देखना यह होगा कि इस अवैध अतिक्रमण पर कब योगी बाबा का महाबली यानी बुलडोजर चलेगा। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, जो भी दलित समाज के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कोई भी सिंचाई विभाग है। सिंचाई विभाग का तो मतलब भी इसलिए नहीं है कि कभी इस नाले से पोतराकुंड भरा जाता था आज से 50 साल पहले। अब तो नगर निगम हो गया है, तो ये सारी जमीन नगर निगम के अंडर आती है। सारे लोग टैक्स नगर निगम को पे करते हैं, बिजली का पे करते हैं, मकानों का पे करते हैं। रहा सवाल मकान तोड़ने का, तो हमारी कोई एक ईंट भी नहीं तोड़ सकता। अगर कोई एक ईंट भी तोड़ने की कोशिश करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और अगर राजी से ये लोग नहीं माने, सेकंड बार आए, तो यहाँ से ये लोग पिट कर जाएंगे। इनके साथ बिल्कुल ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिस तरह हमारे छात्र विभाग बड़े खड़ा कर देते। हम मरने मारने को तैयार हैं। शहर को बंद करना पड़ा, शहर को बंद कर देंगे, काम बंद हड़ताल कर देंगे। एक ईंट भी किसी ने छूने, किसी ने एक ईंट को भी छुआ, मकान तो छूना बहुत दूर की बात है, उसका बदला। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के नेता उमाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख खुद बीजेपी की बी टीम है। बलिया जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए उमाशंकर सिंह ने सपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सपा बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और अखिलेश यादव खुद बीजेपी की बी टीम है। बसपा नेता ने कहा कि 2017 में सरकार बनते ही बीजेपी ने अखिलेश यादव के कई कामों की जांच शुरू कराई, लेकिन आज तक एक भी जांच में निर्णय सामने नहीं आया है। उमाशंकर सिंह ने सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव को लेकर दावा भी किया कि वो भी बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा रहे।
उन्होंने कहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अक्सर उनकी बैठक होती रहती है और उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी के लोग जो कार्यक्रम बनाते हैं उसमें उनकी भी सहभागिता होती है। तो आपको बता दें कि मायाशंकर सिंह ने आगे ये भी आरोप लगा दिया है कि अल्पसंख्यक वर्ग ने भी ये समझ लिया है कि अखिलेश यादव कहीं उनके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, वो केवल अल्पसंख्यक वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। और अब भोपाल की ओर रुख करेंगे, जहां शहर सरकार के बजट पर मंथन का दौर जारी है और यहां करीब 3,200 करोड़ रुपए का ये बजट होगा। नगर निगम के चुनाव के बाद ये परिषद का पहला बजट होगा, इसलिए कई चुनावी वादों को बजट में शामिल किए जाने की तैयारी है। तो वहीं इस बीच कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2023-24 पर परिचर्चा में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम ने कहा कि अक्सर बजट बड़ा रूखा सूखा होता है, बड़ा रूखा सूखा विषय होता है जिस पर जनता को लगता है कि हमारा कोई काम नहीं है। रुचि केवल इतनी रहती है कि हमें क्या मिलेगा। हमारा प्रयास है कि बजट बनाने में जनता का सहयोग मिले, इसीलिए पिछले साल से जनता से सुझाव लेने की शुरुआत की गई और साथ ही कई सुझाव मिले भी, जिनमें से कई चीजें शुरू करने का प्रयास किया गया है। आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका श्रद्धेय सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने महिला शिक्षा की अलख देश में सबसे पहले जगाने का काम किया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज मध्य प्रदेश की माटी के सपूत स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की जयंती है। प्रदेश की प्रगति और विकास में उन्होंने बहुत अतुलनीय योगदान दिया है। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मध्य प्रदेश अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। सजगता के साथ मध्य प्रदेश लगातार हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। आज मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, घड़ियाल स्टेट है, बल्चर स्टेट है, चीता स्टेट भी है। आज माधव राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों के संरक्षण, उसके साथ साथ पर्यटन की संभावनाओं को, जिसकी वहां पर्याप्त संभावनाएं हैं, उनको नई उड़ान प्रदान करना है। और इसलिए आज शिवपुरी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर माधव नेशनल पार्क में बाघ रिलीज किए जा रहे हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय हमारे मंत्री यशोधरा जी, स्थानीय सांसद जी और बाकी मित्र मेरे साथ उपस्थित रहेंगे। मित्रों, सकारात्मक काम देख के, रचनात्मक काम देख के मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है। नालछा विकासखंड के खंडवा गांव की 45 साल की हमारी बहनें गंगाबाई चौधरी। भोपाल में आपको बता दें कि कुछ घातक बीमारियों को लेकर एक आयोजन किया गया है। खासतौर पर टीबी को लेकर यहां पर बड़ी घोषणाएं भी हुई। बताया जा रहा है कि भारत देश से जड़ से खत्म करने के लिए टीबी उन्मूलन का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ राजधानी भोपाल में एक निजी होटल में टीबी उन्मूलन पर मीडिया की भूमिका की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एनएचएम की डायरेक्टर प्रियंका दास और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि आज मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है लोगों तक जन जागरूकता या किसी खबर को पहुंचाने के लिए, और टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2025 तक का टारगेट किया गया है। देश में करीब 84% टीबी को खत्म करने में सफलता मिली है।
और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने यह भी कहा कि ट्राइबल इलाकों से लेकर ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में भी टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा अडानी समूह के LIC और SBI जैसी सरकारी संस्थानों के लेन देन के खिलाफ SBI बैंक अकलतरा के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश्वर टंडन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा अडानी समूह के LIC और SBI जैसी सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन के खिलाफ SBI बैंक अकलतरा के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 का विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में पंचायत सचिव जो 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनके एक ही मांग शासकीकरण के संबंध में बजट में शामिल नहीं किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ के समस्त पंचायत सचिव जिनकी संख्या 10,500 सभी दुखी है एवं उनके परिवार भी दुखी है एवं उनके शासन। और अलीगढ़ में बेलगाम मिट्टी खनन कर दौड़ रहे ट्रैक्टर ने एक मासूम बच्चे को रौंद दिया है। घटना से मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि ट्रैक्टर चालक भी एक नाबालिग था। सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव दभी का यह मामला है। पूरा मामला जो ऐसा, ये मट्टी का ट्रैक्टर ला रहा था, एक नाबालग लड़का विकास नाम है उसका और पुत्र राम भरोसी, कोई 8 साल के करीब है। ट्रैक्टर चालक फिर क्या हुआ? तो उसने ट्रैक्टर मोड़ दो, ऊपर है कि पहिया एकदम मोड़ पहिया मंदिरवारी पे, और मोड़ के ट्रैक्टर लड़की पहिया के नीचे आएगी। कितनी बड़ी लड़की? और गोरखपुर के विकासखंड बरोहिया में जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के विरोध में विकासखंड बरोहिया के लोग ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि विकासखंड बरोहिया में 50 साल से जमींदार की जमीन पर कुछ लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। जिला प्रशासन द्वारा जमीन सील किए जाने की बात को लेकर आज सभी लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। तो यहाँ डीएम साहब क्या आए हुए हैं, जो ग्राम सेक्टर में 88 एकड़ भूमि सीलिंग में जा रही है। वहाँ पे पहले जमींदारी प्रथा थी। उस जमींदारी प्रथा में वहाँ के जमींदार ग्रामवासियों को मकान बनाने के लिए कुछ लोगों को एक पर्ची पे लिख के दे दिए, कुछ लोग को बैनामा कर दिए। 40 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं, उनका पूरा जीवन वहीं बीत गया है। आज आने वाली पीढ़ी भी वहीं रह रही है और रहेगी। कुछ दिन पहले भी विज्ञापन। और जयंत पाटिल ने सांगली में खाद खरीदते समय किसानों की जाति पूछे जाने का मुद्दा उठाया है। शिंदे सरकार पर इस बीच जोरदार हमला बोला गया और जयंत का यह कहना है कि किसानों से खाद के लिए जाति पूछना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए इस मुद्दे का विरोध किया है। सब जगह होता होगा। अभी सांगली के लोगों ने वो ढूंढ के निकाला है, वहाँ के पत्रकार है, उन्होंने इसमें जानकारी ली है। ये बहुत धक्कादायक प्रकरण है। ये हर सरकारी योजनाओं के लिए हर जगह जात बताने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और इसीलिए किसानों को कोई जात पात से कोई लेना देना नहीं होता। उनको उनके किसानों को फर्टिलाइजर से जरूर जो मिलने की आवश्यकता है वो मांगने के टाइम अगर आप उनको उनकी जात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि समाज में अलग अलग जातियों में हमारा भारत समाज बढ़ गया है और वो दरिया खाई और बड़ी करने की कोशिश इससे सरकार कर रही है।
सरकार ने तुरंत इसको बंद करने की आवश्यकता है। अब हमारे पार्टी में अभी हम बातचीत करने वाले हैं, उसके बाद में हम तय करेंगे। भाईंदर पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाले एक ब्रिज से एक महिला अपनी बच्ची को लेकर नीचे कूद गई। औरत और बच्ची को लेकर ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय लोग सरकारी अस्पताल पहुंचे। कूदने वाली महिला मीरा रोड पूर्व की सई बाबा नगर की रहने वाली बताई जा रही है, जिसकी उम्र महज 21 साल थी। महिला का नाम अंकिता नीरज जायसवाल है और जो कि अपनी 3 साल की बच्ची निया जायसवाल के साथ ब्रिज से कूद गई। बच्ची के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि मां गंभीर रूप से जख्मी है। मी मॅक्सिस मॉल येथे कर्तव्यावर असताना एक 5 ते 5:30च्या सुमारामध्ये 5-5:30च्या सुमारामध्ये एक पब्लिक आला आणि त्याने सांगितलं की या ब्रिजवरतून बाई पडलेली आहे। त्याच्यामुळे आम्ही पाणी करण्यासाठी गेलो असताना मी आणि माझा सहकारी मित्र ताटे आम्ही दोघं सोबत गेलो